आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने जा रहे हैं जो अदालतों में, सरकारी फाइलों में और जमीन पर हर जगह लड़ी जा रही है। एक तरफ है अरबों साल पुरानी अरावली और दूसरी तरफ है विकास की वो भूख जो पहाड़ों को भी निगल जाना चाहती है। और इस लड़ाई का जो सबसे नया हथियार है, हाँ, वो कोई तोप या मिसाइल नहीं है, वो है सिर्फ एक शब्द, एक परिभाषा। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट्स और जो नागरिक आंदोलन जमीन पर काम कर रहे हैं उनके नोट्स, वो सब इसी कहानी के अलग अलग हिस्से बयान करते हैं। जी, ये कहानी है उत्तर भारत की लाइफलाइन की, जो आज खुद अपने वजूद के लिए लड़ रही है। तो आज हम यही गहराई से समझेंगे कि आखिर ये अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। खनन और अतिक्रमण ने इसे कैसे खोखला कर दिया है, और सबसे जरूरी सुप्रीम कोर्ट में अपनाई गई एक नई परिभाषा को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है, जिसे कुछ लोग मौत का फरमान तक कह रहे हैं। हाँ, मौत का फरमान। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम अरावली की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस पहाड़ों की एक रेंज आती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है ना? कहीं ज्यादा। ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। आप सोचिए, करीब 3 अरब साल पुरानी। 3 अरब साल? जी। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली है। पर इसका जो असली महत्व है वो इसकी उम्र या लंबाई में नहीं है, वो इसके काम में है। काम में? हाँ। सबसे पहले तो ये एक कुदरती दीवार है। दीवार? किस चीज से बचाने वाली दीवार? थार के रेगिस्तान से। ये भारत के महान थार मरुस्थल को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। अच्छा। अगर ये दीवार ना हो तो दिल्ली एनसीआर और जो गंगा का उपजाऊ मैदान है, जहां देश का इतना अनाज उगता है। हाँ, अरे वाह। मतलब ये हमारे शहरों और खेतों के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस ढाल में अब दरारें आ रही हैं। हाँ, और यही सबसे चिंता की बात है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लगातार खनन की वजह से इन पहाड़ियों में करीब 12 बड़ी दरारें, मतलब ब्रीचेस बन गई हैं। 12? जी। ये उस दीवार में हुए सुराख की तरह हैं जिनसे रेगिस्तानी धूल अब बिना किसी रोक टोक के सीधे दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली के प्रदूषण में इस धूल का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तो ये हमें धूल से बचाती है, और प्रदूषण का क्या? दिल्ली एनसीआर तो वैसे ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। बिल्कुल सही सवाल। अरावली इस इलाके के लिए ग्रीन लंग्स यानी फेफड़ों का काम करती है। फेफड़ों का? जी। इसके जंगल हवा को फिल्टर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और तापमान को भी कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे अनदेखा योगदान जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे? ये एक बहुत बड़ा वाटर रिचार्ज जोन है। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये एक विशाल स्पंज की तरह है। एकदम सही एनालॉजी है। इसकी जो पथरीली और दरारों वाली बनावट है, वो बारिश के पानी को बह जाने नहीं देती, बल्कि उसे सोख कर जमीन के अंदर भेजती है। इससे हमारा भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। एक अनुमान के मुताबिक अरावली की जमीन हर 1 हेक्टेयर पर करीब 20 लाख लीटर पानी जमीन में वापस डालती है। 20 लाख लीटर 1 हेक्टेयर में? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर जहां पानी की किल्लत हमेशा रहती है, वहां हजारों घरों की पानी की जरूरत सिर्फ 1 हेक्टेयर की पहाड़ी पूरी कर सकती है, और हम उसे ही खोखला कर रहे हैं। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पत्थर, मिट्टी और पानी नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। यहाँ तेंदुए, लकड़बग्घे, नीलगाय, अच्छा, और 200 से ज्यादा किस्म के पंछी रहते हैं। ये जानवरों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर भी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता। तो ये तो साफ हो गया कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये तो पूरे उत्तर भारत को जिंदा रखने वाला एक सिस्टम है। जी। लेकिन फिर इस सिस्टम पर हमला क्यों हो रहा है? मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद आ रही है, जब उन्होंने गुस्से में राजस्थान सरकार से कहा था कि अवैध खनन की वजह से 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। पहाड़ियां गायब हो गई? मतलब पूरी की पूरी पहाड़ियां? ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन ये हकीकत है। दशकों से चल रहे अवैध खनन ने सचमुच पूरी की पूरी पहाड़ियों को समतल मैदान बना दिया है। और ये संघर्ष सिर्फ खनन तक ही नहीं है जी। इसका एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू भी है। हाँ, जो फरीदाबाद के खोरी गांव के मामले में सामने आया। खोरी गांव? हाँ, वो मामला बहुत दर्दनाक है। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के जंगल की जमीन पर बने 10,000 से ज्यादा अवैध घरों को गिराने का आदेश दिया। 10,000 घर? मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग एक झटके में बेघर हो गए। जी। ये लोग कौन थे? इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे जो कई दशकों से वहां रह रहे थे और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर छोटे छोटे घर बनाए थे। तो उनके पुनर्वास का क्या हुआ?
सरकार ने एक पुनर्वास नीति तो बनाई, लेकिन उसकी शर्तें इतनी मुश्किल थीं कि हजारों बेघर हुए परिवार उसके दायरे में ही नहीं आ पाए। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो हमेशा ऐसे मामलों में उठता है। बिल्कुल। एक्टिविस्ट्स और वहां के लोगों ने यही सवाल उठाया कि जब गरीबों की बस्तियों पर इतनी तेजी से बुलडोजर चला, तो उसी जंगल की जमीन पर बने बड़े बड़े आलीशान फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और जो प्राइवेट स्कूल थे, उन पर वैसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो साफ था कि जंगल की जमीन पर हर तरह का कब्जा हटेगा, चाहे वो झुग्गी हो या फार्म हाउस। जी, लेकिन जमीन पर अक्सर हथौड़ा कहाँ गिरता है, इसमें फर्क नजर आ ही जाता है। तो खोरी गांव जैसे मामलों में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन क्या यही एक तरीका है जिससे अरावली पर कब्जा हो रहा है? नहीं, एक और बड़ा खतरा है, और वो सीधे तौर पर घर बनाने से नहीं बल्कि हमारे शहरों के कचरे से जुड़ा है। बंदवाड़ी लैंडफिल इसका सबसे बड़ा और भयानक उदाहरण है। बंदवाड़ी, ये तो अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच है ना? बिल्कुल, कचरे का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। और उससे निकलने वाला जहरीला पानी, जिसे लीचेट कहते हैं, वो रिस कर उसी ग्राउंड वाटर में मिल रहा है जिसे अरावली रिचार्ज करती है। सोचिए, एक तरफ कुदरत हमें साफ पानी दे रही है और दूसरी तरफ हम उसी सिस्टम में जहर घोल रहे हैं। ये दिखाता है कि हम अरावली को एक धरोहर नहीं बल्कि एक डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा। ठीक है, तो ये खनन और अतिक्रमण की कहानी तो दशकों से चल रही है, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरी लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। अब एक पहाड़ की परिभाषा तय करने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं पर पूरा खेल है। सालों से ये बहस चल रही थी कि कानूनी तौर पर अरावली किसे माना जाए। अच्छा। इसी को सुलझाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक परिभाषा दी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इस नई परिभाषा में दो मुख्य बातें हैं। पहली, अरावली पहाड़ी उसे माना जाएगा जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 99 मीटर की पहाड़ी है जी, जो शायद सदियों से इकोसिस्टम का हिस्सा है, पानी सोखती है, जानवरों का घर है, वो कानूनी तौर पर अब पहाड़ी है नहीं है? तकनीकी तौर पर नहीं। उसे समतल जमीन मानकर खनन या कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा सकता है। ये तो बहुत अजीब तर्क है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो नुक्ता है जिस पर पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट इसे अरावली के लिए मौत का फरमान कह रहे हैं। अच्छा। परिभाषा का दूसरा हिस्सा कहता है कि अरावली श्रृंखला 2 या 2 से ज्यादा ऐसी पहाड़ियों का समूह है जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। तो इस 100 मीटर वाले नियम का असर कितना बड़ा हो सकता है? जमीन पर इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा। और ये बात हम नहीं कह रहे, सरकार की अपनी ही संस्था है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI, जो देश के जंगलों का सर्वे करती है। जी, उनके आंतरिक दस्तावेजों से ये बात सामने आई है। उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अकेले राजस्थान में मौजूद 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई वाले इस क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। क्या कह रहे? मतलब 12,000 में से सिर्फ 1,000? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि 90% से ज्यादा पहाड़ियां जो शायद 100 मीटर से कम ऊंची हैं, लेकिन पानी सोखने और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए उतनी ही जरूरी हैं, वो अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गईं। हाँ। ये तो एक झटके में पूरी अरावली को खत्म कर देने जैसा है। आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता यही है। उनका कहना है कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, ढलान और तलहटी, जो इकोसिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं, वो अब माइनिंग और रियल एस्टेट लॉबी के लिए खुल जाएंगे। ये वही इलाके हैं जो असल में पानी को सोखते हैं। जाहिर है इस पर सरकार का भी कोई पक्ष होगा। वो इस कदम को कैसे सही ठहरा रहे हैं? सरकार का तर्क है कि ये नतीजा निकालना गलत है कि 100 मीटर से नीचे की सारी जमीन खनन के लिए खुल गई है। उनका कहना है कि 90% से ज्यादा अरावली अभी भी किसी न किसी कानून के तहत सुरक्षित है। लेकिन और इस परिभाषा का मकसद सिर्फ एक जैसा स्टैंडर्ड तय करना था ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। ठीक है, सरकार कह रही है कि 90% अरावली अभी भी सुरक्षित है, लेकिन क्या ये आंकड़ा गुमराह करने वाला नहीं है? हो सकता है वो 10% जो अब असुरक्षित हो गया है वही सबसे जरूरी हिस्सा हो। बिल्कुल। पानी के लिहाज से या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के तौर पर। यही सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक बीच का रास्ता अपनाया है। कोर्ट ने खनन पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इससे अवैध खनन करने वाले माफिया को और बढ़ावा मिलेगा। इसके बजाय कोर्ट ने नए माइनिंग लीज देने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान यानी MPSM
तैयार नहीं हो जाता। तो एक तरह से भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश है, लेकिन तब तक जो नुकसान होना है उसका क्या? इन सब नेगेटिव बातों के बीच क्या कुछ उम्मीद भी है? मैंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। ये क्या कोई फैंसी नाम है या इसमें वाकई कोई दम है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे मार्च 2023 में शुरू किया गया था और इसकी प्रेरणा अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से ली गई है। अच्छा, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल। जी, लक्ष्य है गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरी दीवार बनाना। सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। 1400 किलोमीटर लंबी दीवार, इसे जमीन पर कैसे करेंगे? सिर्फ पेड़ लगाने से तो होगा नहीं। वही इसका सबसे चैलेंजिंग और दिलचस्प हिस्सा है। इसमें सिर्फ पेड़ लगाना शामिल नहीं है। तो और क्या है? इसके पहले फेज में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खराब हो चुकी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना और 75 से ज्यादा तालाबों और झीलों जैसे वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित करना शामिल है। इसमें स्थानीय पौधों का लगाना, मिट्टी के कटाव को रोकना और सबसे जरूरी स्थानीय समुदायों को इस काम में शामिल करना है ताकि वो इसकी देखभाल करें। ये रेगिस्तान को रोकने और अरावली को फिर से जिंदा करने का एक बड़ा विजन है। ये वाकई एक उम्मीद की किरण है और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के पीछे कहीं ना कहीं उन नागरिक आंदोलनों का भी दबाव होता है जो सालों से आवाज उठा रहे हैं। निश्चित रूप से। अरावली बचाओ नागरिक आंदोलन जैसे कई समूह सालों से हर प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं। वो #SaveAravali जैसे सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं और सरकार पर लगातार दबाव बनाते हैं। उनकी एक मुख्य मांग है कि पूरी अरावली श्रृंखला को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक इकाई के रूप में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाए। बायोस्फीयर रिजर्व? जी। इसका क्या मतलब होगा अगर ऐसा होता है तो? इसका मतलब होगा कि अरावली को एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थायी सुरक्षा मिल जाएगी। फिर कोई राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी हिस्से में खनन की इजाजत नहीं दे पाएगी। मतलब ये एक परमानेंट सुरक्षा कवच की तरह होगा। बिल्कुल, एक परमानेंट सुरक्षा कवच। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की गारंटी है। जी। एक तरफ इसकी नई परिभाषा और दशकों के खनन से पैदा हुआ खतरा है, तो दूसरी तरफ ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और लगातार लड़ रहे नागरिक आंदोलनों जैसी उम्मीद की किरणें भी हैं। और ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आके रुक जाती है। क्या हम थोड़े से शॉर्ट टर्म आर्थिक फायदे के लिए, जैसे कि माइनिंग और रियल एस्टेट, अपनी लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का सौदा कर सकते हैं? हमारे सोर्सेज में से एक में अरावली को भारत की जलवायु बीमा पॉलिसी कहा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है, एक ऐसी पॉलिसी जो हमें बाढ़, सूखे और बढ़ते तापमान से बचाती है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है, और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जा रहे हैं, कि जब कोई समाज अपनी बीमा पॉलिसी को ही तत्काल मुनाफे के लिए कैश कराने का फैसला कर ले, तो उसका भविष्य कैसा होगा?